नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 जियोग्राफी पार्ट 3। इससे पहले मैंने पार्ट 2 और पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ उस पार्ट को देखो, फिर इस पार्ट को देखोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। लेट्स बिगिन, हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं दीपक। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो हम देखते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो, जो रिसोर्सेज है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और उनकी लाइफ की क्वालिटी को भी मेंटेन करने के लिए। इट वॉज बिलीव दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये माना जाता था कि रिसोर्सेज जो है ना वो फ्री गिफ्ट हैं, किसके? नेचर के। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली। मतलब इसका नतीजा क्या हुआ कि इंसानों ने क्या किया, उसको इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बिना उसके साथ इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, है ना। एंड दिस लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। और इसकी वजह से क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत बुरी तरीके से यूज़ करना है। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बहुत बुरी तरीके से यूज़ किया। उसका नतीजा क्या हुआ, उसका मेजर प्रॉब्लम क्या हुआ वो हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो, फर्स्ट क्या हो गया, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। मतलब क्या हुआ, कुछ ही लोगों ने उसका ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर दिया और कुछ लोग कम यूज़ कर पाए। जो कंट्री पहले क्या हो गई थी, अच्छी डेवलप हो गई, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर लिए। और कुछ कंट्री जो डेवलप नहीं हो पाए, उन्होंने बहुत ही कम रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए, तो वो डेवलप भी नहीं हो पाए। तो आप जान सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्री कैसे डेवलप हुई। उन्होंने बहुत ज़्यादा डिप्लीट किया किसको, रिसोर्सेज को, अपनी नीड और ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं ये लोग, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। और ये सारे रिसोर्सेज क्या हो गए, कुछ ही हाथों में चले गए। विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इंटू टू सेगमेंट्स, हैव एंड हैव नोट्स, रिच एंड पुअर। मतलब कुछ ही लोगों ने मतलब क्या कर लिया, अपने हाथ में ये सारे रिसोर्सेज ले लिए। इसकी वजह से क्या हो गया, सोसाइटी बहुत बुरी तरीके से डिवाइड हो गई। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है। इसकी वजह से कुछ कंट्री गरीब हो गई, कुछ कंट्री अमीर हो गई। तो ये आपको पता होना चाहिए, कंट्री गरीब और अमीर कैसे हुई, क्योंकि इनका जिसने इस रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ कर लिया वो कंट्री वो रिच हो गई, और जिसने इस रिसोर्सेज का कम यूज़ किया वो कंट्री क्या रह गई, गरीब रह गई। तो ये आप जान सकते हैं कि क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ ये फ्यू हैंड में ही रह गया था। तो ये बहुत गलत हो रहा था। तो हम आगे एक और पॉइंट है, इसको भी डिस्कस करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू द ग्लोबल। मैंने बोला ना, बिना सोचे समझे जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, बर्बादी हुई है, उसने क्या किया, बहुत सारी हमारे ग्लोबल में बहुत सारी इकोलॉजिकल क्राइसिस खड़ी कर दी। जैसे ग्लोबल वार्मिंग होने लगी, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होने लग गया, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो गया एंड लैंड डिग्रेडेशन हो गया। मतलब जिन्होंने बिना सोचे समझे एक्सप्लॉइट किया किसको, रिसोर्सेज को, और उसकी वजह से ग्लोबल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। जैसे ग्लोबल वार्मिंग आजकल देखने को मिलती है आपको, ओजोन लेयर देखने को मिलती है। आपसे पूछ सकते हैं क्या होता है अगर हम इनडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्सेज का यूज़ करें, तो आप ये बता सकते हो ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो सकता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने इनडिस्क्रिमिनेटली क्या कर दिया, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया, इसकी वजह से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी। ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, ये आपको खुद करना है, ट्राई करना है इसको। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम इसेंशियल फॉर द सस्टेनिंग लाइफ क्वालिटी। अब क्या हो गया बेटा, अगर आपको लाइफ क्वालिटी मेंटेन करनी है सभी की, पूरी दुनिया की, है ना, तो आपको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए रिसोर्सेज का। बराबर में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अमीर और गरीब के बीच में, नहीं तो ये अमीरी और गरीबी हमेशा बनी रहेगी। तो हमें क्या करना है, इक्विटेबल रिसोर्सेज को क्या करना है, डेवलप करना है, इक्विटेबल करना है, उसे बराबरी में बांटना है। एंड और ग्लोबल की शांति के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो वॉर होगा, और बहुत वॉर होगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, जिसके पास कम है वो लड़ेंगे कि भाई हमें रिसोर्सेज चाहिए, है ना। इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। मतलब देखो ना, लड़ाइयाँ आजकल किसकी वजह से हो रही है, इसी की वजह से तो हो रही है, रिसोर्सेज की वजह से तो हो रही है। आपके घरों में भी झगड़ा हो रहा है कि उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। आप सोसाइटी में भी देख लोगे, आप कंट्री वाइज देखो सबसे पहले आप घर में देखो, फिर गांव में देखो, फिर सिटी में देखो, फिर आप शहर में देखो, सिटी शहर ही हो गया, फिर आप डिस्ट्रिक्ट में देखो,
फिर आप उसके बाद अपने स्टेट में देखो और आप अपनी कंट्री में देखो, सभी रिसोर्सेज के लिए ही लड़ रहे हैं। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज, अगर यही ट्रेंड चलता रहा, कंटिन्यूस रहा, तो इन फ्यूचर में क्या होगा, प्लानट हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा डेंजर में आ जाएगा, क्योंकि वॉर होगा, ये तो है ही, तो हमारा प्लानट भी, हमारी अर्थ क्या हो जाएगी, डेंजर में आ जाएगी। देयर फॉर द रिसोर्सेज प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रिसोर्सेज की प्लानिंग फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज द कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। जो बार बार आपको सस्टेनेबल वर्ड सुनने को मिल रहा है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सभी एग्जाम लगभग इसको पूछते ही हैं, व्हाट इज़ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते क्या हैं? सस्टेनेबल मतलब बने रहना, बने रहे, ऐसा डेवलपमेंट करना है जो बने रहे, लाइफ टाइम तक बने रहे, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बना रहे। तो देखो, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, मतलब इसका ऐसा है कि डैमेज नहीं होना चाहिए इन्वायरमेंट को, एंड डेवलप इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, और इसको ऐसा डेवलप करना है कि इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, है ना, विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन जो हमारे आने वाली जनरेशन है, वो ऐसा ना हो कि कुछ रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर चुके हो और उनको मिले ही ना, तो हमको इसको ऐसा यूज़ नहीं करना, ये रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, बने रहने चाहिए, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कोई भी आपसे पूछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आप इजीली बता सकते हो कि बिना जो भी रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमको कैसा यूज़ करना है कि उससे इन्वायरमेंट आपका डैमेज ना हो, है ना, और फ्यूचर की जनरेशन भी उससे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। दैट इज़ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लियर हो गया बेटा। तो उसके लिए एक समिट हुआ, 100 से ज़्यादा कंट्री इकट्ठा हो गई एक समिट करने के लिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे करें, इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो देखो, री डिजेनेरियो अर्थ समिट हुआ कहाँ पे, री डिजेनेरियो कहाँ की सिटी है बेटा, ब्राज़ील की सिटी है ना, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये 1992 में हुआ। इन जून 1992 मोर देन 100 स्टेट हेड ऑफ स्टेट, मतलब बहुत 100 से ज़्यादा कंट्रियों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आके उन्होंने री डिजेनेरियो में मीटिंग करी ब्राज़ील के अंदर, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। आपसे पूछ सकते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था, तो आप बता सकते हो री डिजेनेरियो में हुआ था, वो भी कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। कब हुआ था, जून 1992 में हुआ था। द समिट वॉज कन्वीन फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। तो उन्होंने इसमें क्या डिस्कस किया कि हमें इन्वायरमेंट को कैसे डैमेज होने से बचाना है, प्रोटेक्शन करनी है हमें, सोशली इकोनॉमिकली डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, सभी को हमें क्या करना है, डेवलप करना है। तो इस बेसिस पे ये क्या हुआ आपका अर्थ समिट। और इन्होंने आगे क्या बोला, द असेंबल्ड लीडर साइन द डिक्लेरेशन, सभी ने एक मिलके एक डिक्लेरेशन साइन किया, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो, ग्लोबल का जो क्लाइमेट है चेंज, उसको कैसे एड्रेस किया जाए, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, है ना, वो कैसे बनी रहे। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्ट द एजेंडा 21। अब इन्होंने फिर क्या किया, इस कन्वेंशन के बाद, जो अर्थ कन्वेंशन हुआ, इसके बाद इन्होंने एक ग्लोबल एजेंडा तैयार किया, जिसको बोला एजेंडा 21 फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने एक एजेंडा तैयार कर लिया। तो अब उस एजेंडा में क्या बोला, ये देखो एजेंडा 21 ये रहा आपका। एजेंडा 21 में इन्होंने क्या बोला, इट इज़ अ डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। आपसे पूछ सकते हैं फुल फॉर्म, UNCED की फुल फॉर्म, तो ये आपसे, और एजेंडा 21 क्या है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये एक डिक्लेयर हुआ, बहुत सारे लीडर्स ने डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। क्या इन्होंने बोला विच टुक प्लेस एट अ कहाँ पे हुआ था, री डिजेनेरियो पे, ब्राज़ील में। इनका एम क्या था, अब इन्होंने क्या क्या बोला, इन्होंने बोला देखो, एम एट विच ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी इन्होंने। इट इज़ अ बोला
इन्होंने बोला क्या, इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट मतलब फाइट करना, इन्वायरमेंटल डैमेज, हम इन्वायरमेंटल डैमेज के खिलाफ हम फाइट करेंगे और पॉवर्टी को भगाएंगे, बीमारियों से लड़ेंगे, पूरे ग्लोबल में कोऑपरेशन करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, हम सभी का जो इंटरेस्ट होगा उसके बेसिस पे हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। फिर उसके बाद ग्लोबल कोऑपरेशन भी करेंगे और फिर कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या करेंगे, शेयर करेंगे, हम सभी की एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देंगे कि ये एक सबको करना है। ऑन वन मेजर ऑब्जेक्टिव एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट, अब चाहे कोई भी अपनी स्टेट की कंट्री, कभी कोई भी कंट्री हो, वो अपने लोकल लेवल पे भी एजेंडा 21 बना सकती है कि उनको क्या कर सके, वो इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचाए, पॉवर्टी को घटाए, डिसीज़ों को कम करे और फिर एक दूसरे में को मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन्हें करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको एजेंडा 21 में बोला गया। आप सिंपल बोल सकते हो यूएनसीटी के द्वारा ये डिसीज़न लिया गया था कि हम एजेंडा 21 में जो ब्राज़ील में हुआ था, कहाँ पे रियो डी जेनेरियो में लिया गया था, कहाँ पे है, ब्राज़ील में। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है, ब्राज़ीलिया, ये ध्यान में रखना आपको, है ना। ये एजेंडा 21 है कि हम गरीबी हटाएंगे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, बीमारियों से लड़ेंगे, एक दूसरे को मतलब म्यूचुअल कोऑपरेशन हम लोग करेंगे। ये सारा हुआ था किसमें, एजेंडा 21 में डिसीजन लिया गया था। तो ये हमने पढ़ लिया एजेंडा 21 के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना, उसकी प्लानिंग। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। इस टॉपिक को मैं आगे डिस्कस करूँगा। अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं। ये हमारा पार्ट 3 ख़त्म हो गया, अब इसके बाद आएगा जो होगा वो पार्ट 4। थैंक यू वेरी मच।